नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, हम अनुवाद को पढ़ रहे हैं। देखिए, तो एक नियम है विद्यार्थियों कि स्मृति धातु के साथ, देखिए स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में, स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति और खेदपूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति आती है। कि जब स्मृति धातु का प्रयोग हो रहा हो तो स्मृति के जो रूप चलते हैं, देखिए ऐसे चलते हैं। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, इस प्रकार से विद्यार्थियों पठ की तरह इसके रूप चलते हैं। अब देखिए, जैसे हम लिखते हैं बालक ईश्वर को स्मरण करता है। यह एक वाक्य है विद्यार्थियों, बालक ईश्वर को स्मरण करता है। अनुवाद पढ़ रहे हैं हम, और जब अनुवाद पढ़ रहे हैं तो वाक्य क्या पढ़ा हमने कि बालक ईश्वर को स्मरण करता है। जब आप वाक्य देखेंगे बालक, तो बालक एक वचन का है और यह प्रथम पुरुष ही होता है। जो कोई नाम होता है वो क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। आप जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। इसको हिंदी भाषा में अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब देखिए, करता है एक वचन है तो इसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, बालकः। कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा विभक्ति, बालकः। और देखिए, स्मृति धातु स्मरण करना है और साधारण स्मरण है, तो ईश्वर जो शब्द है इसमें आ जाएगी ईश्वरम, क्योंकि स्मरण किसको कर रहा है बालक? ईश्वर को। तो ईश्वर में आ जाएगी द्वितीया ईश्वरम, और फिर स्मरति। बालक ईश्वर को स्मरण करता है, तो क्या आ गया विद्यार्थियों? स्मरति।
देखिए, फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे हम कि रमा, क्या लिखेंगे, रमा पाठ को स्मरण करती है। क्या लिखेंगे, रमा पाठ को स्मरण करती है। और अब आपको पता है इसमें रमा करता है, पाठ का स्मरण किया जा रहा है। और तो रमा के रूप आपको पता है, रमा, रमे, रमाह। तो करता है एक वचन है तो एक वचन का रूप आ जाएगा रमा। अब देखिए पाठ है, साधारण स्मरण है, इसलिए पाठम। पाठ क्या है विद्यार्थियों, साधारण स्मरण, और साधारण स्मरण है इसलिए यह क्या हो जाएगा, पाठम। और फिर देखिए स्मृति धातु है, स्मरति, स्मरण करती है, कि रमा पाठ को स्मरण करती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब ये तो हो गया साधारण स्मरण के लिए। वैसे तो हम इसको क्या है, षष्ठी विभक्ति में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। किसमें पढ़ेंगे, षष्ठी विभक्ति में। और जब षष्ठी विभक्ति में पढ़ेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। जैसे बालक माता को स्मरण करता है। जैसे कोई बालक है, रो रहा है, और यदि वह माता को स्मरण कर रहा है तो उस खेदपूर्वक स्मरण में विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति आती है। तो आप लिखेंगे, देखिए ये तो करता है, और आप लिख देंगे बालक, और मातृ जो शब्द होता है उसका षष्ठी विभक्ति में बनता है मातुः, स्मरति। क्या कहते हैं, बालक माता को स्मरण करता है। यह जब हम खेदपूर्वक स्मरण में प्रयुक्त करते हैं तो इसमें षष्ठी विभक्ति आई है। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कुछ शब्द हैं, सॉरी, जैसे चा, इसका अर्थ हिंदी में तो कहते हैं इसको और संस्कृत में और को कहते हैं च। तो आप लिखेंगे का प्रयोग संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा के एक पद के बाद होता है।
क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि जो चा है और है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे और का, तो हिंदी भाषा से जब संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे तो एक पद के बाद उसका प्रयोग होता है। देखिए कैसे, आप लिखते हैं राम और श्याम, तो आपको पता है ये तो हमारा हो गया हिंदी। कौन सी भाषा है ये? हिंदी। जब इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इस और को संस्कृत में क्या कहते हैं? च लगा देते हैं, तो ये इस पद के बाद प्रयुक्त होगा। और देखिए आप लिखेंगे रामः श्यामः च, राम और श्याम। फिर देखिए आप लिखेंगे सीता और गीता। देखिए सीता के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में सीता ही रहेगा, तो सीता, फिर आ जाएगा गीता और उनके बाद लगा देंगे च, सीता और गीता। फिर देखिए फल और पुष्प। देखिए आपको पता है जो फल शब्द है वह नपुंसक लिंग का है और इसके रूप चलते हैं फलम। ऐसे ही पुष्प जो शब्द है वह भी नपुंसक लिंग का है और उसके रूप चलते हैं पुष्पम। तो देखिए आप लिखेंगे फलम पुष्पम। क्या लिखेंगे? फलम पुष्पम च। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इस हलंत माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है, ये जो पा है यह व्यंजन है, इसी प्रकार से हलंत माँ के बाद क्या है? व्यंजन आ रहा है, तो इसको मो अनुस्वार है, एक संधि है हमारी अनुस्वार संधि, उसके अनुसार इसको अनुस्वार कर देते हैं। और आप जब इसको लिखेंगे फलम पुष्पम च, तो यह बात शुद्ध होगा विद्यार्थियों, यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अगला जो नियम है अगता दोनों ओर परितः चारों ओर अभितः परितः समया निक्सा समया समीप निक्सा। इसका अर्थ क्या होता है? समीप। इसके बाद है विद्यार्थियों हा,
धिक धिक्कार प्रति की ओर अनु पीछे उभयतः दोनों ओर सरतः सब ओर अधो अधा नीचे नीचे अत्यधिक नीचे नीचे उपर्युपरि उपर्युपरि ऊपर ऊपर इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है इनके योग में। देखिए, अभितः परितः समया निकषा भाव धिक प्रति अनु उभयतः सर्वतः अधो अधः नीचे नीचे अत्यधि ऊपर ऊपर और इनके योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है विद्यार्थियों? द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक है हमारा अभितः, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। वाक्य बनाएंगे आप, गांव के दोनों ओर जल है। गांव के दोनों ओर जल है। अब देखिए, आपको पता है ये दोनों ओर तो अभिगाव का हो जाएगा, और दोनों ओर का जो संबंध है वह किससे है? दोनों ओर का संबंध है
गांव से। तो गांव में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय आ जाएगी। और आप लिखेंगे ग्रामम। जैसे रामम लिखते हैं उसी प्रकार से आप लिखेंगे ग्रामम। और देखिए दोनों ओर इसके लिए क्या आ जाएगा? अभितः। और जल है तो जल नपुंसकलिंग शब्द है, हम लिख देंगे जलम। और देखिए है के लिए आ जाता है अस्ति। कि गांव के दोनों ओर जल है, क्या लिख देंगे? ग्रामम अभितः जलम अस्ति। गांव के दोनों ओर जल है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर इसको अनुस्वार क्यों नहीं किया है? क्योंकि विद्यार्थियों यह अनुस्वार तभी होता है जब इस हलंत माँ के बाद यहाँ पर हल हो। हल कहते हैं संस्कृत भाषा में व्यंजन। अगर हलंत माँ के बाद यदि व्यंजन आता है तो इसको अनुस्वार कर देते हैं, अगर स्वर आता है तो अनुस्वार नहीं करते हैं। इसलिए हमने इन दोनों में ही अनुस्वार नहीं किया है। अब दूसरा है देखिए चारों ओर, तो आप लिखेंगे परितः। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? परितः। और परितः लिखेंगे इसका अर्थ हो जाएगा चारों ओर। और आप लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे विद्यालय के चारों ओर। पुष्प हैं। क्या लिखेंगे आप? विद्यालय के चारों ओर पुष्प हैं। तो आप देखिए आपको पता है किससे है संबंध? विद्यालय से, तो इसमें द्वितीय आ जाएगी। आप लिखेंगे विद्यालयम। और चारों ओर के लिए परितः आ जाएगा। आप लिखेंगे विद्यालयम परितः। विद्यालय के चारों ओर। अब पुष्प देखिए बहुवचन है क्योंकि बहुत पुष्प हैं, तो आप लिख देंगे पुष्पाणि। फूल। और हैं के लिए आता है संति। क्या लिखेंगे? संति। कि विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो आप लिख देंगे विद्यालयम परितः। तो देखिए यहां पर अनुस्वार कर दिया हमने क्योंकि यहाँ हल था, व्यंजन था। तो विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा शब्द है समया। समया और निक्सा एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो तीसरा क्या है? समया। इसका अर्थ होता है समीप। और आप वाक्य लिखेंगे विद्यालय के समीप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? विद्यालय के समीप देवालय है।
तो देखिए विद्यालय के समीप है, समीप के लिए क्या करेंगे हम समया लिखेंगे और विद्यालय में द्वितीय आ जाएगी, आप लिखेंगे विद्यालयम, समीप के लिए समया और देवालय पुल्लिंग है, आप लिखेंगे देवालयः अस्ति। क्या लिख देंगे? देवालयः अस्ति, देवालय है। फिर है इसी में हम निक्सा भी लिख सकते हैं, विद्यालयम निक्सा देवालयः अस्ति, विद्यालय के पास देवालय है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए फिर क्या है, हा, हा यह दुख के अर्थ में प्रकट होता है कि हा दुर्जनम, क्या लिखेंगे? हा दुर्जनम, कि हाय दुष्ट, ऐसे जो कहते हैं वह क्या हो जाएगा? हा दुर्जनम, हाय दुष्ट, इस प्रकार से। फिर है देखिए धिक, धिक है तो धिक्कार होता है, धिक्कार, क्या होता है? धिक्कार। और आप लिखेंगे धिक दुर्जनम, इसका अर्थ होगा दुर्जन को धिक्कार है। क्या होगा विद्यार्थियों? दुर्जन को धिक्कार है, धिक दुर्जनम। अगर धिक का आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति चल रही है हमारी। फिर देखिए प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर। अब वाक्य बनाएंगे वह गांव की ओर, वह गांव की ओर जाता है। क्या वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों? वह गांव की ओर जाता है, तो वह करता है, गांव है और की ओर, तो गांव से संबंध है की ओर का, इसलिए इसमें द्वितीय लगा देंगे। तो आप लिखेंगे वह के लिए सह, और गांव में द्वितीय आ जाएगी ग्रामम, और की ओर के लिए प्रति और गच्छति, कि वह गांव की ओर जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए कि यहां पर अणु है। अणु का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो देखिए वह कृष्ण के पीछे जाता है। क्या वाक्य है विद्यार्थियों? वह कृष्ण के पीछे जाता है। तो आपको पता है वह के लिए हो जाएगा सह और कृष्ण के लिए हो जाएगा कृष्णम। और देखिए अनुगच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हो जाएगा। फिर देखिए उभयतः का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। जैसे आपने परितः का बनाया था वाक्य, उसी प्रकार से परितः को हटा के उभयतः लगा देंगे। सर्वतः सभी ओर या चारों ओर, तो सभी ओर में परितः जो लगाया था उसको हटा करके सर्वतः लगा देंगे। अब देखिए अधो अधः। क्या है? अधो अधः। इसका अर्थ होता है नीचे नीचे। क्या होता है? नीचे नीचे। आप वाक्य लिखेंगे लोक के नीचे नीचे जल है। तो आपको पता है नीचे नीचे का संबंध किससे है? लोक से है। तो लोक में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी और आप लिखेंगे लोकम। फिर नीचे नीचे के लिए अधो अधः। अधो अधः। और जल नपुंसकलिंग है, इसके रूप चलते हैं जलम। और है के लिए लग जाएगा अस्ति। लोक के नीचे नीचे जल है। क्या लिखेंगे? लोकस्य अधो लोकम अधो अधः जलम अस्ति। लोक के नीचे नीचे जल है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप लिखेंगे। और देखिए फिर उसके बाद इसी प्रकार से अध्यधि है। आप इसी वाक्य को ऐसे बना सकते हैं लोकम अध्यधि। इसका भी अर्थ नीचे नीचे होता है जलम अस्ति। ये दोनों ही वाक्य विद्यार्थियों शुद्ध हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ऊपर ऊपर ही है। कौन सा विद्यार्थियों? ऊपर ऊपरी। इसका अर्थ होता है ऊपर ऊपर। तो आप लिखेंगे लोक के ऊपर ऊपर आकाश है।
या फिर आप लिख देंगे लोक के ऊपर ऊपर वायु है। क्या लिखेंगे? लोक के ऊपर ऊपर वायु है। तो आप लिखेंगे, देखिए, लोकम ऊपर के ऊपरी पवनः अस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारा नियम है ये पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आगे वाले लेक्चरों में और आगे इसको पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।